अविनाश गोरशकर। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, अगर हम एक्सपोर्ट के लिहाज से भी बात करें तो काफी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट है। अगर हम ईएमएस सर्विसेज वाली कंपनीज की बात करें तो, और हमने देखा कि बजट में भी 40,000 करोड़ रुपए का आउटले आया है ईसीएमएस स्कीम के लिए। आपको लगता है कि जो एक पिटाई वाला जो सिलसिला चल रहा था, कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन का फ्रॉथ भी छट रहा था, वो चीजें अब दूर हो गई हैं और फिर से चलने के लिए तैयार है शेयर? आपकी पसंद वाले शेयर सर कौन से, उसके नाम में आप ले लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए इस स्पेस में जो नैरेटिव बिल्ड किया था, मेरे ख्याल से काफी हद तक ऊपरी लेवल से स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन आ गया है। अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें या टिपिकली अंबर एंटरप्राइजेस की बात करें, तो ये दोनों कंपनीज ईएमएस स्पेस में काफी वेल पोजिशनड है। इनफैक्ट केन्स टेक्नोलॉजी भी एक अच्छा प्लेयर है यहाँ पे, हालांकि ऊपरी लेवल से काफी टूटा है। देखिए, ईएमएस स्पेस और सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है, इसमें मुझे लगता है कि आगे चल के अगले 2-3 साल का नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है। गवर्नमेंट यहाँ पे काफी बड़ा टैक्स इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी रियायत दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो निवेशक यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहते हैं, उनको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेना चाहिए। यहाँ पे जो पसंदीदा पिक हमारा होगा वो बेसिकली डिक्सन और अंबर रहेगा। मुझे लगता है कि देखिए, अंबर तो क्लियरली एक वेल पोजिशन प्लेयर है, ऑलरेडी नए प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो आउटसोर्सिंग स्ट्रेटेजी का जो बिजनेस प्लान है, जो जिस तरह से उन्होंने बिजनेस को स्केल अप किया है, मुझे लगता है अगले 2 साल भी काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखना है, क्योंकि स्टॉक्स में अभी वैल्यूएशन है वो स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। तो अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो कोई भी डिप आता है तो खरीद लीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे रॉन्ग रनवे है, लेकिन वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है, तो आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी। अविनाश सर, डिप आएगा क्या सर? क्योंकि हमने देखा था कि 10,000 रुपए के आसपास तो चला गया था डिक्सन, अब वहां से रिकवर करते करते 12,000 रुपए के आसपास हो गया। तो पिछले 4-5 सत्र से तो तेजी का मोमेंटम हम देख रहे हैं सर। अपॉर्चुनिटी तो मिस तो नहीं हो जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ऐसे मार्केट में ऐसी कंपनीज को आप एक साथ में मत खरीदिए। हम क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप 20-25% जो है वो अभी खरीदिए, और रोलिंग बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बाजार में खरीदिए। क्योंकि देखिए, अच्छी कंपनी होगी तो अभिषेक, हम भी जानते हैं कि इतना कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ आएगा नहीं। अगर पैनिक सेल ऑफ आएगा तो आपके लिए बोनस है, लेकिन अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट आपका जो बाइंग है वो स्टैगर्ड तरीके से करिए। क्योंकि ऐसी कंपनीज में मुश्किल है प्राइस को एकदम सिग्निफिकेंटली करेक्ट होना, अनलेस समथिंग नेगेटिव हैपेंस। बट मुझे लगता है कि स्टैगर्ड बाइंग आप करिए। पूरा स्टॉक में इमीडिएटली एक साथ पूरा 100% कैपिटल मत एलोकेट करिए, वही एक राय रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको ग्रोथ कैप्चर करना है तो आपको मेरे ख्याल से ये स्टैगर्ड अप्रोच विल प्ले अ वेरी गुड रोल इन गेटिंग यू अ बेटर अल्फा। ये राय होगी। और पसंदीदा शेयर कौन से हैं अविनाश जी के, ये भी आपके सामने आ गए हैं। और आप स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। हर लेवल पर आपको एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। थोड़ा सा डिप अगर आ जाए तो और अच्छा है। इस बीच बजाज इलेक्ट्रिकल के नंबर आए और जो ही नतीजे आए उसके बाद तुरंत शेयर ने गोता लगा दिया। जो गेंस थे वो बदल गए लॉसेज में। 3.5% टूटकर दिन के निचले स्तर पर आपको ये कारोबार करते हुए नजर आएगी। थोड़ी छोटी कंपनी है, 5,000 करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप होगा, लेकिन 33 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले 34 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है बजाज इलेक्ट्रिकल्स को। और आय हम देख रहे हैं कि 1,289 करोड़ रुपए से घटकर 1,051 करोड़ रुपए। तो मुनाफे में तो हो सकता है कि लेबर कोड का थोड़ा इंपैक्ट हो, लेकिन ये आय भी घटी है, ये एक चिंता की बात है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर को पनिशमेंट मिल रही है बाजार में, और ये इस वक्त दिन के निचले स्तर पर आपको कारोबार करती हुई दिखाई देगी। वैसे भी थोड़ा सा बुरा दौर रहा है कंपनी के लिए, और लगातार हमने पिटाई होती हुई देखी है। अगर हम एक साल की बात करें तो 40-50% की गिरावट शेयर में ऑलरेडी हो चुकी है, और इसने पैसे बना के दिए नहीं है। दिक्कत की बात है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए। अविनाश सर, आपसे ही राय लेना चाहेंगे, क्या कंपनी को आप ट्रैक करते हैं? व्यू क्या होंगे सर आपका इसको लेकर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, नंबर्स जो आ गए हैं वो मार्केट को पसंद नहीं है, और मेरे ख्याल से जो बिकवाली हुई है, मार्केट शायद बड़ा और बेटर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहा था। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ आएगा नहीं। मेरे ख्याल से देखिए, एक्सपेक्टेशन की कि जीएसटी के कट के बाद, इंटरेस्ट कट के बाद डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, बट उतना मेरे ख्याल से ट्रैक्शन नंबर में आया नहीं है। और उसीलिए शायद थोड़ी सी कमजोरी स्टॉक में हमको दिखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से देखिए, जिनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है वो डेफिनेटली इसमें ना एंटर करे। बट अगर नजरिया आपका कम से कम 8-12 महीने है, तो मुझे लगता है कि रूरल डिमांड बड़ी है, जीएसटी का कट हो चुका है,
कहीं ना कहीं डेफिनेटली डिमांड विल मल्टीप्लाई और मे बी जनवरी और मार्च के क्वार्टर और अप्रैल के जून के क्वार्टर में ग्रोथ मेरे ख्याल से पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा आना चाहिए। तो मैनेजमेंट बैंडविड्थ अच्छी है, प्रमोटर क्वालिटी अच्छी है, नंबर्स ने इतना सबको सरप्राइज नहीं किया है, तो उसीलिए शायद मार्केट इसको पिटा रही है। बट डेफिनेटली फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से गिरावट में अगर कोई लंबी अवधि के लिए एंटर करता है तो वही मैं कहूंगा कि थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए और इसमें निवेशित रहिए। टाइम फ्रेम आपको लंबा रखना पड़ेगा बजाज इलेक्ट्रिकल के लिए, बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि देखिए लगातार इनके जो नतीजे आए हैं वो बाजार को भरोसा नहीं दिला पाए हैं, और अभी भी अगर आप इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको थोड़ा अपर साइड के दिखाई देंगे। 45 के आसपास का पी है बजाज इलेक्ट्रिकल का, और कुछ कुछ इनकी यूनिट्स हैं। एक कुकवेयर का एक इनका यूनिट था, वो लॉस मेकिंग, उसको बेचने की खबरें आई थी। कुछ दिनों पहले खबर आई कि ये वायर एंड केबल सेगमेंट में कंपनी एंट्री करने जा रही है, तो उसके बाद हमने थोड़ा सा उछाल देखा, बट वो उछाल सस्टेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि अर्निंग का सपोर्ट नहीं है। और जब ये नतीजे आ गए हैं तो और हम देख रहे हैं कि सेलिंग जो है इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। 5% नीचे आपको शेयर नजर आएगा। चलिए व्यू तो हो गया, इस पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अविनाश जी गुड आफ्टरनून। एक टेक आपसे सोलर इंडस्ट्रीज पर जानना चाहूंगी। डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस जो है लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, एंड वन सच काउंटर जो कि ज्यादा चर्चा में नहीं आता लेकिन सोलर इंडस्ट्रीज ऑल्सो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई एनर्जी डिलीवरी सिस्टम, एम्यूनिशन, फाइलिंग्स इन पर्टिकुलर फॉर द डिफेंस सेक्टर। कुछ दिनों पहले ही कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजों के साथ साथ स्टॉक में बढ़िया बढ़त का सिलसिला हमने देखा था। करीब 42% की बढ़त पर मार्जिन प्रॉफिट के फिगर्स देखने को मिले थे। हर लिहाज से हर पैमाने पर नंबर्स अच्छे थे और आज के सत्र में भी स्टॉक मूव कर रहा है, अच्छे खासे मूवमेंट दिखाता है। लेकिन ओवरऑल सेक्टर पर और अगर सोलर इंडस्ट्रीज पर भी आपका कोई फंडामेंटल टेक है अविनाश जी, बताइएगा जरूर। नहीं, इनफैक्ट मानसी देखिए, सोलर इंडस्ट्रीज एक वैल्यू क्रिएटर है। मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल में शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएशन इसने क्रिएट किया है और ये बहुत ही यूनिक स्पेस में काम करते हैं जो एक्सप्लोसिव लगते हैं। मेरे ख्याल से कोल इंडिया इनका काफी बड़ा कस्टमर है, प्लस डिफेंस को ये आर्टिलरी शेल्स भी सप्लाई करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही हेल्दी है, वेरी मिनिमल डेट है और ऑर्डर बुक इनकी काफी स्ट्रांग है। और इस सेगमेंट में बहुत कम प्लेयर है जो इनके साथ कॉम्पीट करते हैं और ये सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। तो मुझे लगता है कि देखिए, मार्केट इनको प्रीमियम रेटिंग इसलिए दे रहा है क्योंकि नतीजे अच्छे हैं, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है और जिस हिसाब से अभी अपॉर्चुनिटी डिफेंस में दिख रही है, प्लस कोल इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 1.5-2 साल भी काम अच्छा रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी बट अर्निंग्स ग्रोथ मेरे ख्याल से कम 18-20% होगा। तो ऐसे शेयर में मानसी मैं कहूंगा कि किसी निवेशक को अगर निवेश करना है तो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि देखिए ऐसे शेयर्स में सारा कुछ पब्लिक को पता होता है, बट आपको अगर वेल्थ बनाना है तो आपको टाइम थोड़ा सा यहाँ पे लंबा गुजरना है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शेयर होल्डर्स को आगे कंपनी और भी अच्छी तरह से रिवॉर्ड करेगी। तो डेफिनेटली करंट लेवल पे भी अगर कोई चाहे तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने अभी अभिषेक से कहा पहले कि यहाँ ऐसे शेयरों में स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करिए, पूरा पैसा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स अगले 1.5-2 साल का रनअप बहुत अच्छा तरह से पैसा बना के देंगे। Absolutely, I second the thought, अविनाश जी। और इनफैक्ट 13,370.80 एक स्क्रिप्ट की प्राइस है। स्टैगर्ड मैनर में तो एंट्री लेनी ही होगी, लेकिन जहां अपॉर्चुनिटी मिले इसे लंबी अवधि के लिए एक निवेश लायक रणनीति मानकर चलना चाहिए। अच्छा स्टॉक हर लिहाज से, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी स्टॉक प्रूव कर रहा है। पिछले एक साल में करीब 50% के रिटर्न्स स्टॉक ने दिखाए हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का आप रुख करते हैं। अविनाश सर, क्या राय आपकी बनती है रिलायंस के ऊपर? ये पॉजिटिव ट्रिगर एमएस की रिपोर्ट का, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का है और आज एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। बहुत ज्यादा भले ही आपको परसेंटेज में नहीं दिख रहा, बट ओवरऑल काफी टिका हुआ सा लग रहा है आज। क्या राय आपकी बनती है इस पर? नहीं, डेफिनेटली देखिए, रिलायंस का जो प्रेजेंस है इंडेक्स में वो काफी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली रिलायंस में अगर कोई भी थोड़ा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो इंडेक्स उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जो चौथा क्वार्टर आएगा रिलायंस का वो काफी अच्छा होना चाहिए। आई थिंक देखिए, उनका जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है वो काफी स्टेबल चल रहा है, रिटेल भी काफी काम अच्छा कर रहा है, जियो इज ऑल्सो डूइंग वेल और प्लस उन्होंने जो नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये भी अगले साल से रेवेन्यू और एटलीस्ट मार्जिनल प्रॉफिट दिखाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, रिलायंस का जब फुल ईयर रिजल्ट आएगा तभी मार्केट ये भी उम्मीद लगा के बैठा है कि कहीं ना कहीं बहुत समय से जो मोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था, जियो फाइनेंस तो उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट किया है, अगला नंबर शायद रिटेल का होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं तो रिलायंस का सबसे बड़ी बात है कि उनकी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है।
आई थिंक क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इनके लिए बहुत अच्छे आने की उम्मीद है चौथे क्वार्टर के लिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ऐसे लेवल पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जब रिलायंस चलता है तभी बहुत ही सडन और सरप्राइजिंग मूव में जाता है। तो अभी मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, तो इसका फायदा ले लीजिए। मुझे लगता है अगले साल भी इनका काफी अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मोनेटाइजेशन का जो भी अगर नैरेटिव या न्यूज़ फ्लो आता है, तो इसमें और बढ़त आ सकती है। तो हमारा तो मानना है कि फेयर वैल्यू करीबन 1650 1700 भी हो सकती है, बट इसमें थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक इनिशियली स्लो मूवर है। बिल्कुल। तो इनिशियली स्लो मूवर है, लेकिन कंसोलिडेशन का फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए आज जो बदलाव इसके मार्केट कैप में है ना, 13,532 करोड़ का, इतना तो कंपनियों का मार्केट कैप होता है ओवरऑल। इतना बड़ा बदलाव इस शेयर में है, तो बड़ा शेयर है। जब चलता है तो इंडेक्स को भी खींचता है ऊपर की तरफ, और वो असर आपको आज भी दिख रहा है। एसबीआई ने भी आज इंडेक्स को ऊपर 70 पॉइंट खींचा है और रिलायंस ने भी 17 पॉइंट खींचा है। चलिए